फिजिकल क्वांटिटीज अब आपने वहां पे देखी, कुछ फंडामेंटल थी, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज थी। अब आपके पास एक और क्लास ऑफ क्वांटिटीज आ गई जिसमें डिपेंडेंस या जिसमें डिवीजन आप करते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शंस, अगर डायरेक्शंस हैं या नहीं है। तो आपके पास दो और किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, वन इज स्केलर, अदर वन इज वेक्टर। ठीक है, अब इनके बेसिस पे ही आपके पास कुछ ऐसा है कि हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, वो सारे आपने देखने हैं। हम नहीं देख रहे कि भाई कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, वो हमें पता है। ठीक है, तो स्केलर हमें पता है कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है भाई, अब रिप्रेजेंटेशन का आपको पता है कि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ए बी। ठीक है, अगर आपको बोलूं भाई ए बी वेक्टर है तो इसे कैसे लिखोगे आप, सो यू हैव टू राइट डाउन ए बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब अगर ये वेक्टर हो, ये आप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर, सो दिस इज बी ए वेक्टर। बेटा हमेशा याद रखना है, वेक्टर में अगर दो नामों से जैसे ए बी, दो को जोड़ के अगर आपके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बन रही है तो ए वो साइड होगी जिस तरफ आपका टेल है, और बी वो साइड होनी चाहिए जिस तरफ आपका हेड है। ये हमेशा याद रखना। ए बी का मतलब है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी, और बी ए का मतलब है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज फ्रॉम बी टू ए। और यहाँ पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तभी जाके, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तभी जाके ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स बनेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपने फिर से याद रखनी है। दूसरी चीज, इस पूरे वेक्टर में डायरेक्शन देने वाला कंपोनेंट सिर्फ ये हेड ही है जो इनकी कैप लगी हुई है। तो अगर आपके पास ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर दो हिस्सों से बना हुआ है, ये पूरा फॉर्म ए बी, और इसके साथ ए बी के ऊपर लगा हुआ हेड ए बी यूनिट वेक्टर। मींस अगर आपके पास कोई एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। अब ये जो एक्स है ये सिंपली एक्स भी लिख सकते हो और एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। सो एक्स वेक्टर इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। अब अगर आपको बोला जाए भाई फाइंड द यूनिट वेक्टर, सो यू नीड व्हाट, यू नीड द कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड एक्स। ठीक है, तो एक्स यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर का पता होना चाहिए और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। चलिए एक बात, अब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। अगर थ्री डायमेंशन है तो हम लिख सकते हैं इट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है एक थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे आई आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा, जे आपको वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा, और के आपको जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा। और यहाँ पे ये जो ए आई जे और के हैं, ये तीन वेक्टर्स हैं, दे आर नाउन एज ऑर्थोगोनल ट्रायड। ये ऑर्थोगोनल ट्रायड है, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। और नंबर तीन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट एक्स से करूंगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स दैट यू कैन से इट इज एन अंडर रूट, ध्यान से, अंडर रूट ऑफ सम, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ये देखिए, तो x जो है आपके पास वो आ गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो x आ गया अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट कौन है, आई जे के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। तो i का कोफिशिएंट x स्क्वायर, j के कोफिशिएंट y, k का कोफिशिएंट z, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों के कोफिशिएंट्स का सम का स्क्वायर।
तो ये आपके पास बन गया, क्या बन गया आपका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया। तो इसे आप किस तरह से, अब अगर मैं आपको बोलूं भाई गेट द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर, सो नाउ योर यूनिट वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये भाई आपका आ गया यूनिट वेक्टर, ये ध्यान रहे, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर वैल्यू, ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर में आ रही है, सम है, और ये आपको एक स्केलर, एक कंपोनेंट देगा, चाहे वो परफेक्ट रूट बनता है या नहीं बनता है, तो सिंपली आप उसे x का डिवाइड कर सकते हो, y के साथ कर सकते हो, z के साथ कर सकते हो, तीनों के साथ कर सकते हो। as I'm going to have an example for that, let's have an example that we are having a vector, let it be a vector, then a vector is represented by, हेलो, हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही, चक्षु, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। यू नो द यूनिट वेक्टर ए will be equal to a vector upon a. So I need to get the value of a first. So a will be, that will be equal to sum of the squares of and the root. 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, and that will be 4 plus 9 plus 16. ये कितना बचे, 29, 29 बन रहा है ना, इज इक्वल टू, तो ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए रूट अपॉन ए। ए का यूनिट वेक्टर जो है अब आपके पास आ गया, इसे मैं लिख सकता हूं 1/√29 और साथ में आ जाएगा 2i 3j प्लस 4k। सो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई एक यूनिट वेक्टर निकालना आ सकता है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2i के आपने अलग से निकालना है, या ए यूनिट वेक्टर को आपने कोई सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रूट है, ये आपका यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर इन सभी के जितने कोफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड कर दे, तो यू कैन हैव अ सिंगल वैल्यू आल्सो देयर, ठीक है बच्चे। तो ये भी आपके पास एक केस आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए आ सकता है, किसी भी केसेस के आ सकता है, ठीक है। अब कुछ वेक्टर्स हैं जैसे कोलिनियर वेक्टर्स। अब आपको पता है कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर पता है, अगर वो या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो वो बन जाते हैं आपके कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल या एंटी पैरेलल, बस इतनी बात याद रखनी है, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल मतलब उनके बीच में एंगल थीटा 0 हो, और एंटी पैरेलल हो मींस एंगल थीटा 180 डिग्री हो। बस ये ध्यान रखना है कि पैरेलल वाले के बीच में एंगल 0 होता है और एंटी पैरेलल वाले के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। और यहां पे कोलिनियर वाले वेक्टर्स में रिक्वायर्ड नहीं होता मे और मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, इनका जरूरी नहीं होता कि वो दो वेक्टर्स जो हैं उन दोनों के बीच में वेक्टर्स का इक्वल, उनका मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। मींस इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर कोलिनियर, मींस ये पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल नहीं होंगे। मींस सिर्फ डायरेक्शन, ध्यान रहे, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन इक्वल या अपोजिट होगी। ये देखो, ये कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन है। कोलिनियर वेक्टर में वेक्टर अपोजिट या सेम, यूनिट वेक्टर जो है वो अपोजिट होंगे या सेम होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी डायरेक्शन या सेम होगी या अपोजिट होगी, उनका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी इक्वल होगा। और अगर वेक्टर को मैं बोला जाए कि इक्वल वेक्टर की बात करें, इक्वल वेक्टर होगा तो वो पैरेलल भी होगा, जो इक्वल होगा,
अगर आपको बोला जाता है कि भाई वेक्टर हैं दो, वो इक्वल है, क्वेश्चन में आता है ऐसा कभी कभी, वेक्टर हैं वो इक्वल हैं, इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। और अगर नेगेटिव वेक्टर आता है, नेगेटिव वेक्टर आता है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। ये तीन चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, क्योंकि आपको वहां पे ऐसे तो पूछेंगे नहीं डायरेक्ट भाई कोलिनियर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट दिस। बट वहां पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं कि चेक विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर द, ठीक है, कि इक्वल के लिए या नेगेटिव वेक्टर के लिए कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, इस तरह से स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। नंबर 2, अगर कोई क्वेश्चन और हो उसमें दो वेक्टर्स की बात की जाए, उनके बीच में थीटा की वैल्यू बतानी हो, और थीटा वो ऐसे नहीं लिखते कि भाई थीटा 0 है 180 है, नो, वो कहेंगे भाई देयर आर टू वेक्टर, देयर वैल्यू इज दिस, दे आर हैविंग, दे आर पैरेलल वेक्टर्स, डन, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर, डन। मींस पैरेलल है तो पता लग गया थीटा 0 है, एंटी पैरेलल है तो पता लग गया थीटा 180 है। तो इस तरह से बताते हैं हमारे पास, ठीक है बच्चे। अब नल वेक्टर है, नल वेक्टर क्या होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है, वो वेक्टर जो है जिसकी, अब आपको पूछा जाए भाई नल वेक्टर, नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 0, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, आपको मैं पूछूंगा भाई उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने कहना है सर द डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज ऑलवेज आर्बिट्रेरी। क्यों? क्योंकि बच्चे ये होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके नल वेक्टर की। ये अब जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मींस कैन नॉट बी इजिली प्रिडिक्टेड। क्यों? क्योंकि वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तभी तो उनका डिफरेंस जो है वो माइनस हुआ, तो वो किसी भी एक की डायरेक्शन में हो सकता है। मींस यू कैन नॉट से दैट कैन बी टोटली प्रेडिक्टेड। तो प्रेडिक्टेबल नहीं हो उसे कहते हैं आर्बिट्रेरी। तो क्या क्वेश्चन आया कि द डायरेक्शन ऑफ द, इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए, ये अगर स्टेटमेंट आपको पूछी जाए तो मैं बोलूं भाई अब ये जो जीरो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ऑफ द सेकंड वेक्टर, नन ऑफ देम आर आर्बिट्रेरी, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। सो द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर दैट इज ऑलवेज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर, ये बात याद रही, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं। भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जिसमें एक का इफेक्ट नहीं होता, कोई एक नहीं, एक से ज्यादा वेक्टर्स का इफेक्ट होता है। मींस अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ये दो या तीन वेक्टर से बना हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन जो है, दे आर ऑल इंपैक्टेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या हुआ, एक ऐसा सिंगल वेक्टर whose effect is same as that of 2, 3 or more vectors। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई आर पे किसका इफेक्ट है, ए का, बी का, सी का, नन ऑफ दीज, आपने कहना है कंबाइन, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जो रिजल्टेंट में सबसे ज्यादा असर कौन डालेगा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब अगर आपके पास पूछा जाए कि दो वेक्टर्स को आपने ये ऐड करके आर वेक्टर बनाया कैसे, तो आपको पता है फॉर दैट वी यूज ए कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं। अब एडिशन वेक्टर की जब भी करनी होती है तो सबसे पहले हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, कहाँ पे किस दूसरे वेक्टर से, दूसरे कंपोनेंट वेक्टर से कैसे मीट करता है, उन दोनों वेक्टर्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम एडिशन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए वी यूज 2-3 different rules. One of them that you have already studied, that's a triangle law.
second one that you have studied, that is your parallelogram law. और कभी कभी जब इसे हम दोनों को जर्नलाइज करते हैं, जर्नलाइज मतलब इन दोनों की जगह यूज कर सकते हैं पॉलीगन लॉ। तो ये आपके कुछ रूल्स हम यूज करते हैं। अब ट्रायंगल लॉ कहां यूज होगा? देखिए रिजल्टेंट हमें सभी के ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं तो पॉलीगन ही यूज होगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स हैं तो हमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ में से कौन सा यूज करना है? अगर पहला वेक्टर का एंड पॉइंट पहले का हेड दूसरे की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो तो वहां लगेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और तब पहले की टेल और दूसरे का हेड जोड़ के बन जाएगा उनका रिजल्टेंट। पहले का हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ रहा हो तो लगेगा ट्रायंगल लॉ, और उनका रिजल्टेंट कहां से कहां? उल्टा, पहले का टेल दूसरे का हेड। मैंने क्या कहा? अगर पहले का हेड दूसरे की टेल जुड़ रही हो तो लगेगा ट्रायंगल लॉ। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले का टेल दूसरे की हेड जोड़ दो तो रिजल्टेंट बन जाएगा। और दूसरा, अगर दोनों वेक्टर्स की टेल्स जुड़ रही हो, दोनों वेक्टर्स की टेल्स जुड़ रही हो तो लगेगा तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ। देन हम उन दोनों वेक्टर्स को रीडिजाइन करके बना लेंगे एक पैरेललोग्राम, और उसी ज्वाइनिंग पॉइंट पे जहां पे दोनों की टेल्स जुड़ रही हैं उसी पॉइंट से जो निकलने वाला डायगोनल है उसी को मान लेंगे हम रिजल्टेंट, उसी को मान लेंगे रिजल्टेंट। तो ये आपका हो गया ए, बी और आर। तब मैंने क्या कहा? इनके रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेंगे? सेम। तो अगर दो वेक्टर्स हैं, कोई भी आप लगा लो, कोई भी केस हो, रिजल्टेंट दोनों का सम जो होगा उसका मैग्नीट्यूड आर that will be equal to the a square. First one will be a square plus b square plus 2ab cos theta। ये आ गया आपके पास ए बी और उनके बीच का एंगल, और दूसरा ये आ गया क्या? उनका मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया? उनका मैग्नीट्यूड। और उनके बीच का एंगल क्या आ जाता है? tan इनवर्स। ये डायरेक्शन बताएगा उसकी, tan स्लोप बताएगा। tan इनवर्स ऑफ व्हाट? किसकी वैल्यू आती है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है बच्चे, चाहे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हो। अब अगर पॉलीगन लॉ है तो पॉलीगन लॉ का तो बड़ा ही आसान है कि पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग हो तो देन द रिजल्ट इज गिवन बाय द, देखो अगर आपके पास पहला ये आ गया, इसको जोड़ा आपने अगले वाले के साथ, अगले वाले को जोड़ा इसके साथ, इसको जोड़ा आपने इसके साथ, तब आप बोलोगे भाई ये चार वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या करना है आपने? पहले की टेल और लास्ट वाले के हेड को कनेक्ट कर देना है। पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड कनेक्ट कर देना है। तो ये लास्ट वाला जो आपने जोड़ा, जो क्लोजिंग साइड है, कौन सी साइड है? रिजल्टेंट कौन सी होगी? क्लोजिंग साइड। वो आपको क्या देगा? रिजल्टेंट। मींस ए वेक्टर था, इसका हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ रहा था, किसकी? बी के साथ। बी का हेड सी की टेल के साथ, सी का हेड डी की टेल के साथ। तो ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का रिजल्टेंट जो होगा वो डी का हेड और ए की टेल, पहले वाले की, सबसे पहले वाले का टेल, लास्ट वाले का हेड, उनको जोड़ दो तो वो बन जाएगा इनका रिजल्टेंट। ये बात समझ आई आपको? ये था। अब आपके पास इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन केसेस पे। अब आपके पास क्वेश्चन जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पे माना जाता है, दैट इज अबाउट द एंगल्स। वो जो क्वेश्चंस माने जाते हैं दैट इज अबाउट द एंगल्स। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बड़ा इसमें कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज अबाउट द लैमीज थ्योरम।
लैमीज थ्योरम है, उसमें से थीटास निकालने आपको सिखाने हैं मैंने, क्योंकि वो थीटा वाला कंसेप्ट जो है क्वेश्चन है वो बड़ी बार आपके पास आता है और उस पे बड़े सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो एक उस पर एक लेक्चर और भी इस पे बनाएंगे हम। तो यहां पे जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो है वो थीटास निकालने आपने सीखने हैं। तो थीटास कैसे निकालने हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है वो आपको निकालना कैसे आता है, वो वहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो थीटास निकालने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थीटास अब मैंने आपको बता दिए कि अगर केसेस हो, एक कि आपको बोला जाए भाई दो वेक्टर्स जो हैं यहां पे, जैसे दो वेक्टर्स हैं, अगर यहां पे पैरेललोग्राम लॉ है तो पैरेललोग्राम में अगर आपको बोला जाए भाई द वेक्टर्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप ज्योमेट्री भी यूज कर सकते हो, उनके बीच के एंगल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या उनके बीच में पैरेलल ट्राइंगल्स बन रही हैं, सॉरी पैरेलल लाइंस हैं, ये इस तरह से आपके पास वेक्टर आपको दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आपको दिए गए, डायरेक्ट आपको इमेज भी बताई जा सकती है ये। तो इसके बीच में कितना एंगल है, पहले वाले के बीच में कितना एंगल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस इन फर्स्ट डायग्राम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इन द सेकंड डायग्राम, फर्स्ट वन इज 0 डिग्री, सेकंड वन इज 180 डिग्री। वेरी गुड। अब यहां पे लेकिन मैं इन दोनों को देख के ये नहीं बता सकता कि ए और बी बराबर है या नहीं है ना, हम देख के नहीं बता सकते हैं किसी भी वैल्यू को। अगर यहां पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया होता, यहां पे एक ग्राफ प्लॉट किया होता और वहां पे ए और बी ड्रॉ किए जाते, तब मैं आपको बता सकता था कि ए और बी की वैल्यू बराबर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको पता है रेक्टेंगुलर स्पेस बनाई जाती है, रेक्टेंगुलर स्पेस मतलब जब आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो उस ग्राफ के ऊपर आपको पता है क्या की जाती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्केलिंग की जाती है। क्या किया जाता है? स्केलिंग की जाती है। अब यहां पे ये स्केलिंग की हुई है तो मैंने ये बना दिया भाई, तो आपको अगर दोनों की ये बराबर है, आपको पता है पहला यहां से शुरू हो रहा है, लास्ट वाला इसका यहां से शुरू हो रहा है, तो ये बराबर है, तो यहां पे स्केलिंग की होती है, तब जाके मैं वैल्यू बता सकता हूं भाई कि ये बराबर है या नहीं है, देन वी कैन गो फॉर दैट। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं भाई, देयर आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक है भाई, दो तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। एक क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू फोर्सेस, डन, मैं आपको क्वेश्चन में आपको उलझा भी सकता हूं, देयर आर टू फोर्सेस, they are acting parallel on a body, find the resultant vector। ठीक है, दो फोर्सेस हैं, 2i प्लस 3j 7j माइनस 3k। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट। तो कैसे निकालोगे बच्चे, ये दोनों वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं, दे आर एक्टिंग पैरेलल। ध्यान रहे जब भी पैरेलल एक्ट कर रही हूं आपने नहीं सोचना, आपने इनका देखो दो तरीके हैं, अगर तो आप उस फॉर्मूले पे जाते हो तो आपको पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। पैरेलल दिया हुआ है तो आपको पता है जब आपके पास फॉर्मूला क्या बनाया हमने ऊपर, हमने बनाया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पैरेलल है तो कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा a प्लस बी, ये फॉर्मूला सिंपली क्या बन जाएगा, a प्लस बी। और अगर एंटी पैरेलल होता तो आंसर बन जाता a माइनस बी। तो मैंने ये नहीं करना कि अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर फॉर्मूले के ऊपर जाते हो, फॉर्मूले के ऊपर जाओगे तो भाई पहले मैं निकालूंगा a का मैग्नीट्यूड, फिर मैं निकालूंगा b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड करूंगा भाई, रूट निकालूंगा, देन ऑल दोस थिंग्स सम्स एंड देन स्क्वायर्स, है ना, वो सारा करके फिर मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, तब मैं इसको भाई ए माइनस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इफ वी आर knowing that we are having two vectors which are acting parallel, simply go for what, मुझे आंसर में वेक्टर ही चाहिए, मुझे नहीं पूछा हुआ मैग्नीट्यूड चाहिए, पहले सिर्फ पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स। तो आपने सिंपली बेटा a प्लस बी कर देना है बस। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो दो। अब लेकिन ध्यान रहे एडिशन होगी सेम कंपोनेंट्स की, सेम कंपोनेंट मतलब i वाला i में ऐड होगा, j वाला j में ऐड होगा, k वाला k में ऐड होगा, तो करो ऐड, 2i
नीचे दूसरे वेक्टर में आई वाला है ही नहीं। 2i प्लस 3j और प्लस 7k है, प्लस 3j है और यहां पे प्लस 7j है, तो 3 प्लस 10 7 10j। ऊपर वाले में k है ही नहीं है, नीचे वाले में k है, ये भी ध्यान रखना, ये ना ऊपर वाले नहीं हो नीचे वाले को छोड़ दो, दैट इज योर फाइनल वैल्यू। अगर आपको मैग्नीट्यूड बोलने के बोला जाए तो अब निकाल लो ना मैग्नीट्यूड भाई, उन दोनों को मैग्नीट्यूड निकाल के उसमें थीटा डाल के, वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यू हैव टू मैनेज योर स्पेस, मैनेज योर टाइम, तो आपने डायरेक्ट निकालना है। अगर यहीं पे बोला जाता दे आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल, बस a माइनस बी आपको दिया जाएगा, कौन सा पहला वेक्टर है कौन सा दूसरा वेक्टर है, a माइनस बी, डन। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी निकालो, फिर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका निकालना है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 प्लस 100 प्लस 9, दैट इज गोइंग टू बी योर जॉब। ये आपके पास आ गया, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, अगर हमें वेक्टर्स दिए जाएं वो हो पैरेलल, तो हमें कुछ नहीं करना, a प्लस बी करना है, चाहे वो मॉड निकालना हो, चाहे मॉडुलस निकालना हो, चाहे उनका डायरेक्शन निकालना हो। और दूसरा, अगर वो एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू हैव a वेक्टर माइनस b वेक्टर। बट ध्यान रहे, i to be subtracted from and addition from i, j को प्लस माइनस किसके साथ करना है, j के साथ ही, और k वाला कंपोनेंट k के साथ ही प्लस माइनस करना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, कभी कभी आपके क्वेश्चंस में i j k में से कुछ कंपोनेंट्स आपके हो सकते हैं, वहां से एब्सेंट हो सकते हैं। मींस मैं आपको बोल दूं भाई एक वेक्टर है i, दूसरा वेक्टर है k, आप बोलोगे सर किस में ऐड करें, कुछ नहीं है भाई, ऐड करना है तो i प्लस k हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है तो i माइनस के हो गया। नो इशू की पहले वाले में i जे और के है या नहीं है, दूसरे वाले में i और j है या नहीं है, नो इशू, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने प्लस और माइनस उसे कर देना है। तो ये बात समझ आई आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा इसके, तो आपने इनको सॉल्व करना है अच्छे से, इन पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कल वाला जो आपको मैं दूंगा लैमिस थ्योरम, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे वो लैमिस थ्योरम पे लेंगे, और कल हम इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, लैमिस थ्योरम।